हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय फिजिक्स क्लासरूम। इस वीडियो में जिस टॉपिक को हमें डिस्कस करना है वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और कंफ्यूजिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं जब वो लिखते हैं तो कहीं कहीं गलती कर देते हैं। सर कहाँ पे वो कंफ्यूज होते हैं और किस पॉइंट पे कंफ्यूज होते हैं वो हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज के बाद आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब आप इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेविटी क्या है। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली हम ऊपर थ्रो करते हैं लाइक दिस वन, तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर जाएगा कुछ हाइट तक, उसके बाद वो अर्थ के सरफेस के पास आ जाएगा वापस। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज एन ग्रेविटेशनल फोर्स। अब उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। Okay, sir. According to Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो उस ऑब्जेक्ट का 100% एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो सर यहाँ पे क्या सिचुएशन है वो देखिएगा। तो यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ मास है। दैट मास इज अ m। ओके, तो इस मास की वजह से इस बॉडी में मास है, इसलिए अर्थ क्या करता है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इस बॉडी के ऊपर हमेशा एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा। ओके, और इसी फोर्स की वजह से उस बॉडी में हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट होता है तो डेफिनेटली वहां पे उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो यहाँ पे सर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस बॉडी का एक्सेलरेशन होना चाहिए। अब सर फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो भी एक्सेलरेशन है इट इज आल्सो इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सर यहाँ पे एक स्पेशल केस हम कंसिडर करके चलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल जी। तो हमेशा हमें याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब अंडर ग्रेविटी मोशन करेगा तो उस बॉडी के ऊपर उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा और वो एक्सेलरेशन की वैल्यू इतना होगा ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसकी जो भी वैल्यू है एट सी लेवल इट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है इट इज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ या नियर बाय सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ जी गेट्स गोज ऑन चेंजेस। डेप्थ में जाएंगे तो वो भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैसे चेंज होता है वो हम आगे के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं जब ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना हमें समझ के चलना है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अगर ऊपर थ्रो करते हैं अप टू 100 200 300 मीटर तक तो वहां पे हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी एक्सेलरेशन को अभी हमें समझ के अभी हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी करना है। जब हमने 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन स्टडी किए थे तो उसमें एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी सर? कि जब भी उस इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को हमने कांस्टेंट लिया था। तो सर यहाँ पे भी अंडर ग्रेविटी जब भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन होंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होगा, वो हम कंसीडर करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा सर? हमेशा नीचे के डायरेक्शन में होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो हमेशा एक्सेलरेशन जो भी प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में इट इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। इतना हमें याद रखना है। अब इसके बेसिस पे हमें 3 अलग अलग सिचुएशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखना है। कौन कौन से 3 इक्वेशंस है सर? द फर्स्ट इक्वेशन इज इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट। अगर
किसी हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन के लिए इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होंगे वो हम देखेंगे और उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करेंगे। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ ड्रॉप कर रहे हैं तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर? 0 होगा। एक बार देख लीजिएगा, मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूं तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। सेकंड सिचुएशन क्या है? तो सेकंड सिचुएशन है सर यहाँ पे, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो जब इस बॉडी को मैं कुछ वेलोसिटी से नीचे फेंकता हूं, कुछ वेलोसिटी देके, ओके, तो उस सिचुएशन को हमें स्टडी करना है और ऐसे मोशन को हमें स्टडी करना है और उसके रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें लिखने हैं। और थर्ड सिचुएशन क्या है सर? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से अब ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम कुछ वेलोसिटी देके, ओके, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या आएंगे वो भी हम देखेंगे। अगर ये तीनों सिचुएशन समझ में आ गए, पहले सिचुएशन में क्या करें सर? हम बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या करें सर? हम बॉडी को ऊपर से ही नीचे के डायरेक्शन में कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके के ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी देके उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और थर्ड सिचुएशन है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। तो ये तीनों सिचुएशन अगर समझ में आ गए तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही इजीली से हम लिख सकेंगे। ओके, तो फर्स्ट सिचुएशन लेते हैं, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट, मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्ट है, ओके, तो उस ऑब्जेक्ट को ये जो पर्सन है ये यहां से ड्रॉप कर रहा है बिल्डिंग पे खड़े होके, तो इस हाइट से उस बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। जब हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा। ओके सर, अब यहाँ पे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने स्टडी किए थे, उसमें से 4 मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन कौन से है सर? फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u plus at, where v is the final velocity during that motion, u is the initial velocity, a is the acceleration, t is the time. Second equation is v square is equals to u square plus twice a s. S is the displacement. S is equals to ut plus half a t square. This is the third equation of motion. फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था सर? तो एस एन, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 ट्वाइस n माइनस 1। तो ये 4 इक्वेशंस हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन करके स्टडी किए थे ड्यूरिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जब बॉडी का मोशन हो रहा है उस वक्त ये 4 इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर्स में डिराइव किए थे। अब सर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, ये तो हमने स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए लिया था, ओके, लेकिन सिचुएशन अब क्या है? अब मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज अंडर ग्रेविटी। अब जो भी मोशन हो रहा है सर वो अंडर ग्रेविटी हो रहा है। अगर अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आएगा सर? इट बिकम अ g। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? एक्सेलरेशन को हमें माइनस में लेना होगा कि प्लस में लेना होगा, ये कंफ्यूजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है। अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे सर? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट को ही हम ओरिजिन कंसिडर करके चलेंगे। जहां से ऑब्जेक्ट का मोशन होता है वहीं पे हम ओरिजिन कंसिडर करके चलेंगे। ओके सर, हमने यहाँ पे ओरिजिन कंसिडर कर लिया। अब सर हमेशा ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में हमें नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। ओरिजिन हमने यहाँ पे कंसिडर किया और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, यानी इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है पॉजिटिव होगा। ओके सर, हमने सबसे पहले ओरिजिन कहाँ पे कंसिडर करना है हमने वो देख लिया। जहां से मोशन स्टार्ट होता है वो मोशन, दैट पॉइंट इज आवर ओरिजिन, और जिस डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट हो रहा है दैट डायरेक्शन
इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो आपको डेफिनेटली कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके सर, तो अब देखिए हमने देखा था कि जी जो भी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम जी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सेकंडली, इस मोशन को जान यहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, अप टू दिस पॉइंट मोशन होगा, तो जो भी टोटल हाइट है उस हाइट को हम एच कंसिडर करेंगे, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा सर दैट इज रिप्रेजेंट बाय एच। यानी इस इक्वेशंस को हमें अब पर्टिकुलर इस केस के लिए या इस सिचुएशन के लिए लिखना है। तो देयरफॉर हमें क्या क्या चेंजेस करने होंगे, एक्सेलरेशन की जगह पे जी की वैल्यू लेंगे और एस टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा पूरा मोशन कंप्लीट होने के बाद इट इज इक्वल टू एच कंसिडर करेंगे। ओके सर, और उसके बाद स्पेशली इस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितना है सर, जीरो है। जीरो किस लिए है सर, उसको हम जस्ट ड्रॉप कर रहे हैं, जस्ट उसको छोड़ रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा। अब ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा सर, v दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u की वैल्यू तो यहाँ पे जीरो है, तो प्लस प्लस जी टी। ओके, g इंटू टी, ए के जगह पे मैंने g लिख दिया, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा सर, v स्क्वायर, सर u की वैल्यू जीरो है इसलिए u का स्क्वायर टर्म नहीं आएगा, प्लस ट्वाइस जी एच। सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर दिस सिचुएशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगा सर, h इज इक्वल्स टू u की वैल्यू जीरो होने के कारण ये टर्म की वैल्यू जीरो हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब फोर्थ इक्वेशन क्या आएगा सर, h इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड इज इक्वल्स टू u की वैल्यू जीरो है तो g बाई टू ट्वाइस n माइनस वन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो ये चार इक्वेशंस अब हमने स्पेशली डिजाइन किए हैं, स्पेशली लिखे हैं इस सिचुएशन के लिए। सिचुएशन क्या है सर, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, क्लियर है? ओके सर, अब यहां पे इन इक्वेशन के बेसिस पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ओके, ग्राफ क्या क्या होगा सर, जैसे ही यहां से मोशन स्टार्ट हुआ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, पहला ग्राफ प्लॉट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी क्या है, कैसे चेंज हो रहा है, वो भी हम ड्रॉप करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एक्सेलरेशन कैसे है, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो देखिए सर, टाइम के साथ साथ उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, थोड़ा इमेजिन कीजिए। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से थ्रो कर रहे हैं, ओके, तो पहले इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो पहले पहले डिस्प्लेसमेंट कम कम होगा, जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। ओके, व्हाट्स अबाउट वेलोसिटी, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी भी बढ़ेगा सर, क्योंकि पहले वेलोसिटी जीरो था, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हर इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ते जाना चाहिए। और व्हाट्स अबाउट एक्सेलरेशन, सर एक्सेलरेशन इट दैट मोशन इज अंडर ग्रेविटी, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी टाइम के साथ साथ जी की वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर हम इन तीनों में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ्स आर लाइक दिस वन इज अ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो देखिए इनिशियल जब टाइम जीरो था डिस्प्लेसमेंट जीरो हो चुका था, एज टाइम इंक्रीजेस डिस्प्लेसमेंट गोज ऑन इंक्रीजेस लाइक इन दिस वे। ओके, ये इस टाइप का कर्व आ रहा है। पहले पहले टाइम इंटरवल में और बाद का टाइम इंटरवल अगर देखते हैं आप, पहले टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, बाद में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ चुका है। अब सर यहाँ पे जैसे कि हमने ग्राफ्स स्टडी किए थे, पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसमें हमने देखा था कि पोजीशन टाइम ग्राफ के बेसिस पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ अगर हर पॉइंट पे मैं स्लोप निकालूंगा, दैट स्लोप ऑन गोज ऑन इंक्रीजेस, तो ये ग्राफ हमें ये बताता है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टाइम गोज ऑन इंक्रीजेस। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, लेकिन कर्व के नेचर के बेसिस पे अगर हम हर पॉइंट पे स्लोप फाइंड आउट करते हैं, सर स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है इसको अब डबल से बताने की जरूरत नहीं है, हमने पूरे कंसेप्चुअली इस ग्राफ को डिस्कस किया था अलग अलग दो लेक्चर्स में।
ओके और उसके बेसिस पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं उस ग्राफ के बेसिस पे वो भी स्टडी किया था और उसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी हमने सॉल्व किए हैं ओके सर तो इस ग्राफ के बेसिस पे हमें ये दिखता है कि वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजेस जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम तो वी आर गेटिंग स्ट्रेट लाइन ओके जब टाइम की वैल्यू जीरो था इनिशियल वेलोसिटी जीरो था जो कि बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं इसलिए तो जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ा वेलोसिटी आल्सो गोज ऑन इंक्रीजेस अब सर इस पॉइंट पे इस कर्व पे मैं अगर स्लोप फाइंड आउट करता हूं तो हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू सेम आएगा और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन जो कि हमें यहां पे दिख रहा है तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कांस्टेंट है ओके और यह कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है सर जी इतने पॉइंट पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस पॉइंट पे ओके सर तो इस टाइप के इक्वेशंस हमें लिखने पड़ेंगे जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही हमें छोटी बात लगेगी दीज आर नॉट डिफिकल्ट वन तो इन इक्वेशंस को हमें याद रखना है अब इसमें सर हमें दो इक्वेशन को ध्यान से देखना है द फर्स्ट वन इक्वेशन नंबर 3 और सेकंड वन इक्वेशन नंबर 4 सो इक्वेशन नंबर 3 क्या है h इज इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर और एच एन यानी nth सेकंड में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ओके इट्स इज इक्वल टू g अपॉन 2 ट्वाइस एन माइनस 1 तो ये दो इक्वेशंस को हम अलग से लिख के इनकी स्टडी करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन था h इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर ये फर्स्ट इक्वेशन था सेकंड इक्वेशन क्या था सर एच एन इज इक्वल टू g बाई 2 ट्वाइस एन माइनस 1 ओके सबसे पहले हम फोकस करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर इस इक्वेशन के ऊपर फोकस करना है सर इस इक्वेशन में ध्यान से देखिएगा व्हाट इज h इज द डिस्प्लेसमेंट यानी ऊपर से नीचे कितना हाइट वो कवर कर रहा है ओके और वो किसके ऊपर डिपेंड होगा सर वो डिपेंड होगा t के ऊपर क्योंकि g कांस्टेंट है 1/2 कांस्टेंट है तो यहां पे हम लिख सकते हैं h इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर h इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर अब इसके बेसिस पे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए एक शॉर्ट ट्रिक जैसा है ओके h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर अगर t की वैल्यू बढ़ता है तो h बढ़ेगा मान के चलिए यहाँ पे हमने टाइम को ऐसा कंसिडर किया यहां से लेके यहां तक हम t टाइम कंसिडर करेंगे उसके बाद 2t टाइम कंसिडर करेंगे तो t टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और 2t टाइम में पूरे 2t टाइम में ओके सो यहाँ पे इंस्टेंट ऑफ 2t यहाँ पे मैं t लिखता हूं सो यहां से यहां तक कितना टाइम लगा सर t प्लस टी इज इक्वल टू 2t तो t इतने इसमें हम अगर h1 कंसिडर करते हैं सो 2t इतने डिस्टेंस में यहां तक अगर यहां से लेके यहां तक अगर मैं h2 कंसिडर करता हूं h1 क्या है सर ध्यान से देखिएगा ओरिजिन से लेके इतने टाइम इंटरवल तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज h1 ओरिजिन से लेके इतने इंटरवल तक जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज h2 तो अगर मैं यहां पे टाइम कंसिडर करता हूं t और 2t तो t में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h1 और 2t इतने टाइम इंटरवल में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h2 ओके सर अगर इसी तरह t 2t और 3t या 4t में लिखता हूं तो जो भी डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगा ओके अगर t की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल टू 1s2 4s2 या 1s2 थोड़ा आसानी से समझने के लिए 2 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर इज टू सॉरी 3 स्क्वायर इज टू 4 स्क्वायर इज टू 5 स्क्वायर ऐसे चलते रहेगा अगर हम ऐसे इंटरवल ले रहे हैं तो इट्स अ 1s2 4s2 9s2 16s2 25 सो ये डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से इस रेशियो से होंगे अब इसका मीनिंग मैं समझा के देता हूं आपको अगर मान के चलिए अगर t इतना छोटा टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं वो t कितना भी हो सकता है 1 सेकंड हो सकता है 2 सेकंड हो सकता है उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 1 कंसिडर करते हैं इमेजिन कीजिए सिर्फ t इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट 1 हो रहा है तो पूरे 2t इतने टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 4 होगा यानी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा
3 इसमें 3t इस टाइम इंटरवल में पूरे ओरिजिन से लेके यहां तक, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 9 टाइम्स होगा, 9 टाइम्स होगा। तो ये रेशियो आपको याद रखना है। ओके सर। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन की कंसिडर करते हैं, दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में देखिए सर, यहां पे एच एन, nth सेकंड में, nth सेकंड में, सॉरी, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है कवर। सो एच एन इज इक्वल टू जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन। तो मान के चलते हैं कि वो टी जो भी है, nth सेकंड जो भी है, एन की वैल्यू हम 1s2, 2s2, 3s2, 4 लेंगे। यानी एन की वैल्यू 1 अगर लेते हैं तो पहले सेकंड में, एन की वैल्यू 2 अगर लेते हैं तो सेकंड में, सिर्फ फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होने के बाद, थर्ड सेकंड स्टार्ट होने से पहले दूसरे सेकंड में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट गिव्स द n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 मींस थर्ड सेकंड में। तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इस इक्वेशन के बेसिस पे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1s2, अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे तो 1 इंटू 2 माइनस 1 यानी 1 होगा, ये 1 आएगा। अगर मैं n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 माइनस 1 3 आएगा। सो इन दिस वे 5, इन दिस वे 7। तो पहले सेकंड में अगर वो 1 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो सिर्फ दूसरे सेकंड में, सिर्फ दूसरे सेकंड में, यानी फर्स्ट सेकंड हो गया कंप्लीट, सिर्फ दूसरे सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेकंड। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 5 टाइम्स ऑफ फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उतना। इन दिस वे फोर्थ सेकंड में, सिर्फ चौथे सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? 7 टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज कंपेयर टू द विच कवर्ड इन अ फर्स्ट सेकंड। तो ये 2 पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैलकुलेशन अगर करेंगे फॉर्मूले से तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से अगर हमें फास्ट आंसर मिलता है तो हमारा टाइम बचेगा। तो ये 2 आपको पता होना चाहिए। ओके सर, ये था फर्स्ट सिचुएशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन लेंगे। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी। अब देखिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम नीचे थ्रो कर रहे हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, और अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा सर? वहां पे स्मॉल g होगा। सर अब इस सिचुएशन में भी हमें ओरिजिन वहां पे इमेजिन करना है जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है, और उस डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। तो सर मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, दिस इज अवर ओरिजिन, और इस डायरेक्शन में हो रहा है तो ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। क्लियर? ओके। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर? फर्स्ट इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन लिखने की जरूरत एक बार लिख ही लेता हूं। जनरल इक्वेशन, हाँ, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, these are the general equation. V is equals to u plus at, okay, v square is equals to u square plus twice as, s is equals to ut plus half a t square, उसके बाद Sn is equals to u plus g by 2 twice n minus 1। ये जनरल इक्वेशंस थे। अब इस सिचुएशन के लिए, हाँ, ए की वैल्यू क्या लेना है सर? हमें ए की वैल्यू जी लेना है। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। हाँ, उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हम यू कंसिडर करेंगे, फाइनल वेलोसिटी वी कंसिडर करेंगे, टाइम टी कंसिडर करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा हम एच कंसिडर करेंगे। ओके, अब इक्वेशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। सो इक्वेशन क्या होना चाहिए सर? हाँ, v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा हमारा। सेकंड इक्वेशन क्या होगा सर? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एच, h इज इक्वल्स टू u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और h इन nth सेकंड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए सर? u प्लस g बाई टू ट्वाइस n माइनस 1। सो ये 4 इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। तो ये 4 इक्वेशंस हमें ऐसे सिचुएशन के लिए यूज करके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है।
सिर्फ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। अगर अंडर ग्रेविटी कुछ मोशन हो रहा है, अगर ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी देके ड्रॉप करके मोशन करवाते हैं, तो उस सिचुएशन के लिए ये इक्वेशंस हम यूज करने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट वन, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब सिचुएशन उल्टा है सर, अब हमें बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है, अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है। ओके सर, तो यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस है, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करने वाले हैं, ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो करेंगे। ओके, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u। अब सर हमें इस सिचुएशन में जो भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर के डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो ओरिजिन कहाँ पे लेंगे सर, हम ओरिजिन हम यहाँ पे लेंगे सर, दिस इज अवर ओरिजिन। ओके, और ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, ये डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव होगा, ओरिजिन ये होगा। ओके सर, इतना तो समझ में आ गया कि जहां से मोशन स्टार्ट होता है वो ओरिजिन लेना है, और जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसको हमें पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करना है। सर अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का अगर अंडर ग्रेविटी मोशन होता है तो एक्सेलरेशन हमेशा कौन से डायरेक्शन में होगा सर, नीचे के डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसलिए अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू होगा सर, ओके, इट शुड बी इक्वल टू माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा इट कैन बी रिप्रेजेंट बाय एच। इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू है। फाइनल वेलोसिटी वी कंसिडर करेंगे। अब सर इनिशियल वेलोसिटी ऊपर के डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और बॉल ऊपर जा रहा है। अगर यहां तक हम मोशन स्टडी करते हैं तो हर पॉइंट पे यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगा वो हमेशा ऊपर होगा, भले ही उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम हो रहा है। ओके, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होगा, लेकिन डायरेक्शन कहां पे होगा सर, ऊपर होगा, क्योंकि वो ऊपर ही जा रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सर, फटाफट लिख लेते हैं। ये हमेशा इसलिए लिख रहा हूं कि कंपैरिजन आपको करने में आसानी होगी। सो v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। थर्ड इक्वेशन क्या है सर, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस एन इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू ट्वाइस एन माइनस वन। ओके, अब हमारे लिए इक्वेशंस क्या होंगे सर इस सिचुएशन के लिए, तो इस सिचुएशन के लिए इक्वेशंस होंगे, फर्स्ट v इज इक्वल्स टू u। अब यहाँ पे a है और a की वैल्यू कितना लेना है, माइनस जी लेना है इस सिचुएशन के लिए, तो माइनस जी इंटू टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा सर। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या आएगा सर, h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। a की जगह पे माइनस डाल दिया, माइनस जी। ओके, और एस एन इज इक्वल्स टू u माइनस जी बाई टू ट्वाइस एन माइनस वन, दिस इज अवर फोर्थ इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन इस सिचुएशन के लिए हमने यहां पे लिख दिए हैं। ओके, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। कंफ्यूजन कहाँ होता है, ओरिजिन और डायरेक्शन हमें इनिशियल कंडीशन पे जो कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, वहां पे गलत हो गए तो इक्वेशंस गलत हो जाएंगे, आपके आंसर्स गलत आ जाएंगे, एमसीक्यू के आंसर भी गलत हो जाएंगे। ओके सर, सो ये सिचुएशन के बेसिस पे हमने ये चार इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब इनका ग्राफ क्या होगा, इनके ग्राफ्स को हम देख लेते हैं। द ग्राफ्स आर लाइक दिस वन। ओके, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, यहां पे ले लेता हूं। ओके, सो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ध्यान से देखिएगा पूरे सिचुएशन को, टाइम लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है,
तो ऑब्जेक्ट जैसे जैसे ऊपर जाएगा, नीचे एक्सेलरेट हो रहा है यानी ऑब्जेक्ट का डी एक्सेलरेशन होगा, तो उसकी वेलोसिटी कम कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा सर, इट बिकम अ जीरो, इट बिकम अ जीरो। जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है अप टू दैट पॉइंट वेयर इट्स वेलोसिटी बिकम अ जीरो, तो उस पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया होगा, मैक्सिमम हाइट उसने कवर किया होगा। तो देखिए वो मैक्सिमम हाइट यहां पे आ चुका है सर। ओके, दिस इज दैट मैक्सिमम हाइट, दिस वन इज अ मैक्सिमम हाइट। तो यहां से लेके उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप टू दिस पॉइंट, यहां से लेके डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अप टू दिस लाइन। तो टाइम के साथ साथ उसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है और फाइनली वो यहां पे रुक गया। ओके, अब वहां पे वेलोसिटी जीरो हो गया, क्या वो वहीं पे रहेगा? नहीं सर, अंडर ग्रेविटी है तो नीचे आ जाएगा। तो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो था, बाद में वो नीचे आ रहा है और नीचे आते वक्त पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो भी नेचर है इट बिकम लाइक दिस वन। ओके, दिस इज अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस या पोजीशन वर्सेस टाइम या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। इट इज नॉट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर लेते हो तो गलत हो जाएगा। ओके, दिस वन। अब सर यहां पे when we plot the graph between velocity versus time, तो देखिए जैसे ही हमने यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया था उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा था, इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ओके, जब टाइम की वैल्यू जीरो था इनिशियल वेलोसिटी इतना था। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है इट गेट डी एक्सेलरेटेड, इट्स वेलोसिटी मैग्नीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजेस, वेलोसिटी की वैल्यू कम कम होती जा रही है, डायरेक्शन ऊपर ही है अप टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा, इस हाइट पे जीरो होगा, तो ये जीरो वेलोसिटी सर। तो यहां से लेके यहां तक वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहां तक। तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट रीच किया है, इस टाइम पे ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम हाइट रीच किया है। अब वेलोसिटी रिवर्स होगा, यहां से वेलोसिटी रिवर्स होगा और ऑब्जेक्ट नीचे नीचे आते जाएगा। तो जीरो वेलोसिटी से नीचे नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी की वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में बढ़ रही है, रिवर्स ऑर्डर में बढ़ रही है, ये नेगेटिव वेलोसिटी है। तो वी आर गेटिंग सच टाइप ऑफ ग्राफ। ओके, फॉर दिस सिचुएशन अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन देखिए स्पेशली इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने मोशन को अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव कंसीडर किया था, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन। सो दिस इज अबाउट द ग्राफ्स ऑफ दिस वर्टिकली प्रोजेक्टेड मोशन। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इतने कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें डिस्कस करना है। ओके, कौन कौन से पॉइंट्स है वो देखते हैं। द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इज इन एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व। ओके, यहाँ पे जितने भी इक्वेशंस हमने देखे हैं ये तीन चार इक्वेशंस, ओके, चार इक्वेशंस, इस इन इक्वेशन में कहीं पे भी आपको मास ऑब्जर्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। अब ये जो भी इक्वेशंस है, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स कंसिडर करते हैं, एक है 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी देके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, दूसरा है 50 किलो का, एक 10 ग्राम दूसरा 50 किलो का। अगर दोनों को सेम इनिशियल वेलोसिटी थ्रो करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम हाइट रीच करेंगे बाय दिस इक्वेशंस। तो यहाँ पे मास कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ओके सर, और एक चीज यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ये पेज ओपन है तो सर अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है, मान के चलिए हमें यहीं तक स्टडी करना है, जब उसने मैक्सिमम हाइट रीच किया उस वक्त तक ही हमें अगर स्टडी करना है, तो मैक्सिमम हाइट वो ऑब्जेक्ट जब रीच करेगा तो एट दैट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर? फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ उस सिचुएशन के लिए मोशन ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है, मैक्सिमम हाइट रीच करने तक, मैक्सिमम हाइट रीच करने तक सिर्फ इतना ही सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं। तो उस सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था सर? u, एक्सेलरेशन कितना था सर? -g, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना था सर? 0, और मैक्सिमम हाइट कितना रीच किया? h। ओके, यहाँ पे मैं h मैक्स लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए। तो इस सिचुएशन के लिए ग्राउंड से लेके तो मैक्सिमम हाइट रीच करने तक ये इक्वेशंस ऑफ मोशन को कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। ओके,
पहला इक्वेशन क्या आएगा सर, फाइनल वेलोसिटी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। तो इसके बेसिस पे हम यहां पे लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू u अपॉन g। ओके, व्हाट इज t? इट इज कॉल्ड एन टाइम taken by that object from ground to maximum to reach maximum height। तो टाइम कितना लगा सर उस ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए, इट इज इक्वल्स टू u अपॉन g। तो इस टाइम को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे, कितने देर तक उसका मोशन हुआ है। और स्पेशली इस केस में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज एन, दिस टाइम इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। ओके, सो दिस इज अ टाइम ऑफ असेंट, हम कंसिडर करके चल सकते हैं। टी ए इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ओके, सेकंड इक्वेशन क्या होगा सर, सेकंड इक्वेशन क्या होगा, सो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसलिए 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो दिस, इसके बेसिस पे हम क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। तो ये भी इक्वेशन हमें याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर सकता है, यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। अब इस इक्वेशन के बेसिस पे हम और क्या लिख सकते हैं सर, सो h इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू टी था, u इंटू टी माइनस, सो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इक्वेशन हम इंपॉर्टेंट कंसिडर करके चलते हैं। सो कौन कौन सी इक्वेशन इंपॉर्टेंट है सर हमें, द फर्स्ट इक्वेशन इज टाइम ऑफ असेंट, टी ए इज इक्वल टू टी सफिक्स ए इज इक्वल टू यू अपॉन जी, और सेकंड इक्वेशन है h इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी। ओके सर, ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए, द मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, एज इन एनी इक्वेशन ऑफ मोशन मास इज नॉट इन्वॉल्व, इसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके सर, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप, यानी जितने स्पीड से हम उसको अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ओके, इज इक्वल टू द स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सर अगर हम यहां से 100 मीटर पर सेकंड इतने स्पीड से अगर बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, उस बॉल को अगर ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो ऊपर जाएगा, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम कम होते जाएगा, एक हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा और वहां से वो वापस आएगा। ओके, जब वो रिटर्न आ रहा है उसी पॉइंट पे, जब वो रिटर्न आएगा उसी पॉइंट पे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स होगा, लेकिन उस इंस्टेंट जहां से हमने उसको थ्रो किया था उसी जगह पे जब वापस आ रहा है, तो वहां पे उसकी वेलोसिटी इतना ही होगा, 100 मीटर पर सेकंड। द इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, द स्पीड विथ विच अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप इज इक्वल टू द स्पीड विथ विच इट कम्स बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट वन, इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ओके सर, द टाइम टेकन अप, द टाइम टेकन टू गो अप, जाने के लिए ऊपर, ओके, जो भी टाइम लग रहा है, इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू फॉल डाउन थ्रू द सेम डिस्टेंस। ओके सर, तो यहां से ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर थ्रो करते हैं, ओके, तो यहां से लेके यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट। और ऊपर से बॉडी नीचे उसी जगह पे आने के लिए जो भी टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। ये दोनों की वैल्यू सेम होता है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन सर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को हमने इमेजिन नहीं किया था, सो यहाँ पे टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इफ एयर रेजिस्टेंस इज नॉट देयर। अगर एयर नहीं है तो, एयर रेजिस्टेंस अगर है तो सिचुएशन कुछ अलग होगा। सर टाइम ऑफ असेंट क्या था, हमने देखा है टाइम ऑफ असेंट क्या था, यहाँ पे देखिए टाइम ऑफ असेंट हमने निकाला था, सो दिस इज द टाइम ऑफ असेंट, ओके, यू अपॉन यू अपॉन यू अपॉन यू अपॉन जी, हाँ यू अपॉन जी। तो टाइम ऑफ असेंट यू अपॉन जी था, ओके, टाइम ऑफ असेंट यू अपॉन जी था। तो यहां पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स
कितने देर तक वो मोशन कर रहा था, कितने देर तक वो मोशन कर रहा था। तो दैट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब टाइम ऑफ असेंट कितना है सर, u अपॉन जी है, और इस इक्वेशन के बेसिस पे टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होना चाहिए, u अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा सर, ट्वाइस u अपॉन जी। ये इक्वेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस ऑब्जेक्ट का अंडर ग्रेविटी कितने देर तक, कितने टाइम तक मोशन हो रहा था, दैट इज कॉल्ड एज एन टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने के लिए जो वक्त लग रहा है, प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, जो नीचे आने के लिए वक्त लग रहा है। इन दोनों का एडिशन होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ट्वाइस यू अपॉन जी। ये तभी पॉसिबल है जब एयर रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को इमेजिन नहीं किया है। ओके सर, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस, अब आ गया है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ओके, तो इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, अगर एयर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर करके चलते हैं, देन टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन द टाइम ऑफ डिसेंट। यानी इनका कहना है अगर बॉडी एयर रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे, तो बॉडी को ऊपर जाने के लिए, यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लग रहा है दैट्स अ टाइम ऑफ असेंट, और जो भी ऊपर से नीचे आने के लिए लग रहा है टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम देन टाइम ऑफ असेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। ओके सर, अब इसको हमें इमेजिन करके चलना है, या अगर प्रूव करना है तो प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है, देखिए सर, बहुत ही इजी है, फटाफट मैं प्रूव करके ही दे देता हूं ताकि इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है वो भी आप सॉल्व करेंगे। ओके, अब मोशन को थोड़ा दो अलग पार्ट में हम समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट का मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक का। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कितना है सर, u, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा सर, 0। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। अब अगर यहां पे एयर रेजिस्टेंस है, अगर एयर रेजिस्टेंस है, एयर पार्टिकल है, ओके, तो ये एयर पार्टिकल क्या करेंगे सर, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उस वक्त एयर ड्रैग प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे सर, एयर रेजिस्टेंस। और उस एयर रेजिस्टेंस के कारण वहां पे एक एयर की वजह से फोर्स क्रिएट होता है उस बॉडी के ऊपर, और उस फोर्स की वजह से उसका डी एक्सेलरेशन होगा। ओके सर, यहां पे देखिए जो भी मैंने अभी डिस्कस किया है कि जब बॉल ऊपर जा रहा है तो उस बॉल के ऊपर दो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होंगे। एक एक्सेलरेशन होगा जब ऊपर जा रहा है बॉल, समझो यहां पे बॉल ले लिया, एक एक्सेलरेशन हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की वजह से उस बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो होना ही है। ओके, अब एयर रेजिस्टेंस की वजह से सर, एयर रेजिस्टेंस की वजह से और एक एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होगा, और दैट एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू स्मॉल ए कंसीडर करेंगे। ओके, स्मॉल ए क्या है, एयर रेजिस्टेंस है। ओके, उस एयर रेजिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स क्रिएट होगा। स्मॉल ए इज नॉट एयर रेजिस्टेंस, सॉरी बाय मिस्टेक, ए इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो हवा के कारण, एयर मॉलिक्यूल्स के कारण उसके ऊपर अपोजिशन होगा, उसके मोशन को अपोज करेगा। जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगा। तो यहां पे हम कंसिडर करके चलते हैं जो भी एयर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, इट इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। अब ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है सर, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, तो एयर रेजिस्टेंस का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दो टाइप के एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेकंड वन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। और दोनों के डायरेक्शन कैसे है सर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों के डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए हम टोटल एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी प्लस ए, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे सिचुएशन में जो भी टाइम ऑफ असेंट होगा, ओके, टाइम ऑफ असेंट होगा, यहां से लेके यहां तक अगर कंसिडर करते हैं दिस वन वेलोसिटी 0, तो टाइम ऑफ असेंट शुड बी इक्वल्स टू, ओके, शुड बी इक्वल्स टू u
अपॉन जी प्लस ए। अब सर ये इक्वेशन हमने कैसे फाइंड आउट किया है, ये इक्वेशन हमने कैसे लिखा है, ये हमने ऐसे लिखा है, जो भी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जनरल इक्वेशन था। तो फाइनल वेलोसिटी जब वो टॉप एंड पे जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, जीरो इज इक्वल टू यू, अंडर ग्रेविटी है तो माइनस जी इन प्लस ए इंटू टी। ओके, सो यहाँ पे t दैट इज द टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू क्या होगा, u अपॉन g प्लस a। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। ओके, ये होगा। ओके, अगर h की वैल्यू कितना होगा सर, मैक्सिमम हाइट जो रीच कर रहा है, h की वैल्यू कितना होगा, तो h हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस इक्वेशन के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ओके, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस जी एच। ओके, तो मैक्सिमम हाइट जब लेंगे तो जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, तो इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच। तो यहाँ पे हमें g प्लस लेना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना है एक्चुअली, एक्सेलरेशन g प्लस है। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी कितना है सर, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस ट्वाइस g प्लस a इंटू एच। तो h की वैल्यू कितना आएगा, इट्स अ u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस g प्लस a। ओके, इतना वैल्यू आ गया है, इस इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है। ओके, ये था टाइम ऑफ असेंट के वक्त, टाइम ऑफ असेंट के वक्त। अब टाइम ऑफ डिसेंट, जब यहां से लेके ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, यहां तक, यहां से लेके यहां तक नीचे आएगा, उस वक्त सिचुएशन क्या होगा देखिए। उस वक्त सिचुएशन कुछ इस तरीके का होगा, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे के डायरेक्शन में होगा। इसकी वेलोसिटी अब नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो भी एक्सेलरेशन होगा इट्स जी माइनस ए, क्योंकि सर जी का डायरेक्शन नीचे है और ए का डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर है? ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है सर, टाइम ऑफ डिसेंट के लिए मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ओके, मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब मोशन अगर यहां से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा सर, जीरो होगा। फाइनल वेलोसिटी कितना लेंगे सर हम, u इतना कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वापस आते हो तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे उतने होगा, डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगा। तो फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा इट इज इक्वल टू u फॉर दिस सिचुएशन। टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करना है, मोशन कहां से स्टार्ट हो रहा है टाइम ऑफ डिसेंट के लिए, ऊपर से और नीचे यहाँ पे आ रहा है। ओके, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, ऑब्जेक्ट की जितनी इनिशियल वेलोसिटी था जब वो असेंड कर रहा था उस वक्त उतनी, तो v इज इक्वल टू यू यहाँ पे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, इसके बेसिस पे h इतना डिस्टेंस, इनिशियल वेलोसिटी कितना है अब इसके लिए, जीरो है, प्लस 1/2। अब ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, g माइनस ए इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे h की वैल्यू इज इक्वल टू 1/2 g माइनस ए इंटू टी डी स्क्वायर। टाइम ऑफ डिसेंट है इसलिए टी डी स्क्वायर लिखा है, ये स्पेशल इक्वेशन हमने लिख दिया। अब सर h की वैल्यू असेंट के वक्त यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी प्लस ए है, और डिसेंट के वक्त h की वैल्यू 1/2 जी माइनस ए टी डी स्क्वायर है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वी कैन राइट हियर फाइनल इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 1/2 जी माइनस ए इंटू टी डी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी प्लस ए। ओके, क्या कैंसल आउट होगा सर, यहाँ पे क्या कैंसल आउट होगा देखिए, टू गेट कैंसल, 1/2 था। ओके, सो यहाँ पे टी डी स्क्वायर टाइम ऑफ डिसेंट स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस ए और जी माइनस ए। ठीक है, अब टी डी फाइनल इक्वेशन टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन क्या आएगा,
u अपॉन अंडर रूट ऑफ g प्लस a एक ब्रैकेट में और g माइनस a दूसरे ब्रैकेट में. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ डिसेंट एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ असेंट. अब दोनों फॉर्मूले को कंपेयर कीजिए. अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ए की वैल्यू कितना आना चाहिए सर? ए इज अ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस. तो एयर रेजिस्टेंस अगर नहीं है तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो ये u अपॉन जी आ जाएगा और यहां पे भी u अपॉन जी इंटू जी स्क्वायर रूट गया, u अपॉन जी आएगा. एंड टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट दोनों सेम आएंगे अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो. अगर एयर रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये दो अलग फॉर्मूले दिख रहे हैं. अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, ओके, ए की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन है ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है फॉर्मूले के बेसिस पे कि इसकी वैल्यू जो भी होगा टाइम ऑफ डिसेंट ये ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है. ओके, टाइम ऑफ डिसेंट शुड बी ग्रेटर एज कंपेयर टू टाइम ऑफ असेंट. तो टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टाइम ऑफ ascent on the basis of these two formulas. तो यही कहना है. If a body is thrown vertically upward, if air resistance is to be taken into account, then the time of ascent is less than the time of descent. तो जो कि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है. बहुत सारे फॉर्मुलेस यहाँ पे हमने देखने को मिला है. तीन अलग अलग सिचुएशन में इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे लिखने हैं अंडर ग्रेविटी, वो भी हमने पूरे डिटेल में डिस्कस किया है. अब मेरे ख्याल से कोई भी कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए. ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.